शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जानकारी के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ललिता कापड़ी। दोस्तों, अभी एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई है अविचल प्रकाशन से, फ्रंटलाइन, सपने और संघर्ष। आज हम बात करेंगे इनकी इस पुस्तक के बारे में कि क्या कुछ इस किताब में विषय वस्तु है और इसके अलावा इस पुस्तक का कैसा रिस्पांस जो पाठक हैं उनके तरफ से देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन पहले अगर हम बात करें ललिता कापड़ी की, तो आप पिछले 15 सालों से संस्कृत और हिंदी का अध्यापन आपने किया है और इसके अलावा आप वर्तमान में ऑनलाइन एनटीटी क्लासेस चला रही हैं। और इसके अलावा आपकी पहचान नाम से एक काव्य संग्रह भी पहले प्रकाशित हुआ है और साथ ही ख्वाबों का गुब्बारा नाम से एक बाल कविता संग्रह भी आपका हमें पढ़ने को मिल चुका है। तो सबसे पहले ललिता कापड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ललिता जी, जैसे अभी आपकी जो पुस्तक फ्रंटलाइन, सपने और संघर्ष अविचल प्रकाशन से पाठकों के बीच में आई है, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाइयाँ बहुत बहुत। और अगर हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में, तो ख़ास तौर पे सबसे पहली बात, क्योंकि जिस तरीके की इस पुस्तक की विषय वस्तु है या फिर जिस तरीके की इसकी सामग्री है, वो अपने आप में एक अलग विषय वस्तु सभी को देखने को मिली है। तो क्या कुछ इसकी विषय वस्तु है, एक थोड़ा सा परिचय आप हमारे श्रोताओं के सामने रखेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद है हेलो हल्द्वानी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात को रखने का एक मौका दिया है। जो फ्रंट लाइन महिलाओं के संघर्ष से संबंधित पुस्तक है। महिलाएं जब संघर्ष करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं समाज में जो सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, उनका आज चारों तरफ नाम है, वो एक प्रेरणा की तरह लोगों के सामने उनको लिया जाता है या उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन कभी भी ये नहीं महसूस होता है कि ये नहीं पता चलता है कि उनके उस सफलता के पीछे उनका संघर्ष क्या रहा है। हमने हमेशा देखा है कि महिलाएं जब भी लीक से हटकर काम करने का प्रयास करती हैं या अपने लिए कुछ विशेष सोचती हैं, तो उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अपोज उनका किया जाता है, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो। तो उनके लिए आसान नहीं होता है किसी भी फील्ड पे अपना एक नाम बना पाना। लेकिन जब वो नाम बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो उन्हें उनका नाम एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण की तरह लिया जाता है। मेरा ये प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से रहा है कि जो भी महिलाएं आज समाज में सफल हो रही हैं या सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उनके जीवन में संघर्ष भी उतने ही आए हैं, तभी वो वहां तक पहुंची हैं। क्योंकि सफलताओं की गाथा सभी गाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका संघर्ष क्या रहा उसको कोई जानना और समझना नहीं चाहता। इस किताब को लिखने का जो उद्देश्य रहा वो यही रहा कि आमतौर पर आज जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं या बहुत सारे हमारे पारिवारिक जो महिलाएं होती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपने छोटी छोटी समस्याओं के चलते वो कभी कभी अपने उन रास्तों को क्विट कर देती हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। या लड़कियां हैं जो कि हम देख रहे हैं समाज में कि वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उनको लगता है कि शॉर्टकट वो अपनाने की कोशिश कर रही हैं कि आगे बढ़ने के लिए या सफलता पाने के लिए। तो उन सभी के लिए ये पुस्तक एक प्रेरणा की तरह है कि जीवन में अगर महिलाओं को स्पेशली किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो उन्हें संघर्ष करना ही पड़ता है, और इससे हम हमारे शायद कार्यों में और ज़्यादा निखार आता है। जैसे आपने बात की कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो अपने आप में महिलाओं के संघर्ष और उस संघर्ष के बाद किस तरीके से वो सफल हो पाई या फिर किस तरीके से उन्होंने उन संघर्षों को पार किया, इस सब की ये कहानी है। तो इसके लिए जो आपने विषय वस्तु इकट्ठी की है या विषय वस्तु का जो संग्रह किया है, वो किस तरीके से किया है? क्या आपने उनसे बात की या फिर कुछ और भी इसमें जरिए रहे? बिल्कुल, इसमें लगभग इस पुस्तक में 52 महिलाओं का जिक्र है और उनके संघर्षों की बातें इस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे तरीकों से माध्यम से मैं इन महिलाओं तक पहुंची हूँ। कुछ महिलाएं जो रहीं जिनको मैं उनके पास जाकर मैंने उनसे बातचीत करी
और उस बातचीत को रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने अपने पास रखा। उस तरह से उनकी विषय वस्तु को तैयार किया गया। कुछ महिलाओं से जो कि दूर दराज में है, नहीं आ सकती हैं, वो उनसे मैंने अपने फ़ोन के थ्रू उनसे बात करी और उस इंटरव्यू की तरह उनसे बातचीत करी और उनके जो जीवन में संघर्ष रहे उनको मैंने जानने का प्रयास किया। कुल मिलाकर बातचीत की तरह ही, एक इंटरव्यू की तरह ही मैंने उनसे ये सारी बातों का पता किया और आज इस पुस्तक को लिखने में मैं इस तरीके से सफल रही। जैसे आपने बात की कि इसमें 52 महिलाओं की जो कहानी है या 52 महिलाओं से आपने बात की है, तो उन संघर्ष करती हुई महिलाओं का आपने चयन किस तरीके से किया? पहले जब मेरे दिमाग में ये एक थॉट आया था, तो उस वक्त तो मैं ये सोचकर मैंने इसको शुरू किया था कि मैं इसमें व्यावसायिक महिलाओं को लूंगी, क्योंकि फील्ड में हर जगह पर महिलाएं काम तो कर रही हैं, लेकिन व्यवसाय जो है वहां पर शायद ज़्यादा महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ मैं खुद भी एक व्यावसायिक महिला हूँ और मैं बहुत हद तक मैं फील्ड पे काम करती हूँ। तो मैंने हमेशा ये महसूस किया कि महिलाओं को, जैसे टीचिंग फील्ड है या कोई अच्छे प्रोफेशन है, वहाँ पर तो एक रिस्पेक्टेबल जॉब जहाँ पर है वहाँ पर तो उनके लिए आसान है फिर भी काम कर पाना। लेकिन एक व्यावसायिक नज़रिए से अगर देखा जाए और उसके बावजूद वो फील्ड पे काम करे तो वो थोड़ा कठिन उनके लिए है। तो पहला जो मेरा विचार था कि मैं व्यावसायिक महिलाओं को इसमें लूं और मेरा प्रयास भी ज़्यादा वही रहा है कि व्यावसायिक महिलाएं ही ज़्यादा इसमें आई कि जिनको कि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ नया करूं। लेकिन उसके बाद जब मैं इस पर काम करती गई तो मेरा दिमाग खेल की तरफ भी गया और मैं ये देखा कि हमारे उत्तराखंड से बहुत सी लड़कियां हैं जो खेल जगत में अपना बहुत अच्छा नाम कमा रही है, तो उनके लिए भी वो आसान नहीं था। और इसी तरह से अगर टीचिंग फील्ड में भी बहुत सारे महिलाओं को बहुत ज़्यादा संघर्ष, यानी कि उनको पढ़ाई के दौरान ही इतना संघर्ष करना पड़ा, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, तो उनको भी फिर मैंने उसमें लेने का प्रयास किया। कई महिलाएं हैं जिन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार अपने कार्यों के लिए मिल चुका है। तो जब मेरी नज़र उन महिलाओं पर गई और जब मैंने उन लोगों से बातचीत करी तो मैंने देखा कि नहीं, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे हर फील्ड को इसमें रखना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा या लड़कियां या बुजुर्ग सभी इसको पढ़ पाएं और समझ पाएं कि संघर्ष, आप किसी भी फील्ड पे क्यों ना जाएं, आपको प्रत्येक फील्ड पे संघर्ष करना ही पड़ता है। जैसे आपने बात की कि इसमें आपने व्यावसायिक महिलाओं से लेकर खेल कूद से जुड़ी हुई महिलाएं और साथ ही अध्यापन और विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी महिलाएं इसकी विषय वस्तु में शामिल रही हैं, और इसी के साथ में आपने ये भी बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से पढ़ पाए। तो अभी फ़िलहाल जो पाठकों का रिस्पांस है या पाठकों की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरीके से आपको मिल रही है, और साथ ही ये पुस्तक कितने लोगों तक अभी तक पहुंच चुकी है? अगर मैं बात करूं पुस्तक पाठकों की, तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिन भी लोगों के हाथ में ये किताब अभी तक गई है वहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है और बहुत पसंद किया जा रहा है इस किताब को। बुजुर्ग से लेकर स्कूलों में बच्चे तक इस किताब को पढ़ रहे हैं, लड़कियां इस किताब को पढ़ रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास कुछ लोगों की फोटोग्राफ्स आई थी कि इस तरह से इसको पसंद किया जा रहा है और बुजुर्ग भी इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि समाज की महिलाओं को, कहना चाहिए कि एक जगह पर लाकर प्रदर्शित किया गया है या उनके संघर्षों को इकट्ठा उनको पढ़ने को मिल रहा है। और इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह कि इसमें नयापन है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि हम एक ही तरह की या एक ही व्यक्ति को हम बार बार बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाओं को लिया गया है जिनको कि समाज में अचीवमेंट्स मिलने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन उनके अपने संघर्ष होते हैं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पहुंचने में, तो उन महिलाओं को भी इसमें लिया गया। तो ये इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है और इसीलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ये लगभग अभी तक इसकी 1000 प्रतियां मेरी बिक चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि 1000 लोगों के हाथ में ये किताब है और लोग पढ़ रहे हैं और समय समय पर मुझे इसके फीडबैक दे रहे हैं, पेपर के माध्यम से और अपने वीडियोस के माध्यम से, फेसबुक इंस्टा के माध्यम से मेरे पास लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। तो ये बहुत सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है।
तो ललिता कापड़ी जी, आपने अपनी इस पुस्तक के बारे में हमसे काफ़ी सारी बातें साझा की। अब अगर एक बात हम ये जानना चाहें कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँची हैं? मेरा जो जन्म हुआ वो पिथौरागढ़ में हुआ है, और मेरे जो गांव का नाम है वो खोली गांव, जिसको कहते हैं रस्सेपाटा। खोली गांव से मैं संबंध रखती हूँ, वो मेरा जन्म स्थल है। या उसके बाद पिताजी पुलिस विभाग में रहे हैं, तो वो खटीमा हम शिफ्ट हो गए, मम्मी पापा लोग, हमारी फैमिली। तो उसके बाद जो मेरी एजुकेशन रही वो खटीमा से हुई है पूरी। और धीरे धीरे फिर शादी हो गई, तो पर लिखने में मेरी रुचि थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, मैं टीचिंग फील्ड पे मैं 15 साल मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन में रही, हिंदी और संस्कृत विषय में पढ़ाती हूँ। और अभी भी मुझे उस विषय से बहुत प्रेम है। पर लिखने के प्रति जो मेरी रुचि थी वो कहीं ना कहीं बचपन से थी, बचपन से मैं लिखती थी, और कविताएं मेरा लिखने का मेरा शौक रहा है। तो यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहती हूँ कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का कोई काम करूँगी। पर 2022 की बात है। 2022 में मेरा जो संपर्क हुआ वो जयपुर की एक संस्था है, साहित्यिक संस्था, संपर्क साहित्य संस्थान के नाम से। तो उस संस्था से मुझे जुड़ने का मौका मिला, और जो मेरी किताब है, वो पहली मेरी जो किताब रही पहचान, वो वहीं से मेरी प्रकाशित हुई, संपर्क संस्थान के माध्यम से ही प्रकाशित हुई। और उसके जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अनिल लड्डा जी, और महासचिव हैं रेणु शब्दमुखर, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया लिखने की तरफ। उन्होंने मेरी लेखनी को बहुत ज़्यादा सराहा। तो वहीं से मेरे को किताब के प्रति मेरा विचार जो हुआ वो वहाँ से बना। तो जब मैंने अपनी पहचान लिखी, तो उसके बाद ये फिर जो कारवां था वो रुका नहीं, और मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर शायद अगर मुझे वो सपोर्ट आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मिला होता, या कोई मुझे उस फील्ड पे अप्रिशिएट करता, तो शायद मैं इसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाती। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए। और यहाँ से मेरा फ्रंट लाइन का जो विचार था वो बना कि मैं समाज की कुछ महिलाओं के लिए ये काम कर सकूं। मेरे मन में ये विचार आया, तो यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी। तो ललिता कापड़ी जी, आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से अपने बारे में और अपनी किताब के बारे में कुछ बातें साझा की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर इस बातचीत में आपको लगता है कि कुछ और बात आनी चाहिए जो कि रह गई हो, तो एक बार फिर से आपका इसके लिए स्वागत है। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सभी से कि इस किताब को सभी लोग पढ़ें। पढ़ने के बाद केवल उसे अपने पास ना रखें, बल्कि उसे आगे तक भी पहुंचाएं, ताकि इसमें वो बच्चे, वो लड़कियां इस किताब को पढ़ सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें, जो ये समझती हैं कि शायद उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, या उनके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा महसूस होता है। तो ये हर उस महिला के हाथ पे ये किताब पहुंचनी चाहिए, और हर उस माता पिता के हाथ में भी ये किताब पहुंचनी चाहिए जिनको ये लगता है लड़कियों के लिए कि शादी एक समाधान है। बहुत बार माता पिता ये समझते हैं कि लड़कियों की शादी कर दी जाए तो शायद सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी या उसका जीवन सुखी हो जाएगा। पर मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन और उनका जो अपना व्यक्तित्व है उसको निखारने में, और उनके अंदर की जो आर्ट है, उनकी कला है, उसको निखारने में यदि माता पिता अपना समय लगाएं और अपना पैसा लगाएं, तो शायद लड़कियां ज़्यादा सुखी रह सकती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। तो ललिता कापड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए, और इतनी सुंदर सी बात कि खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने देने की ज़रूरत है, उनके अपने भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये बात कहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।